बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुदरतुल्लाह शहाब की किताब शहाब नामा के 50वें हिस्से के साथ हाजिर हैं। आज हम इस किताब के जिस चैप्टर का आगाज़ करेंगे उसका नाम है झूठ, फ़रेब, फ्रॉड और हिर्स की दलदल। इस वक्त हम इस किताब के सफ़हा नंबर 423 पर मौजूद हैं। आइए शुरू करते हैं। सर तो मैंने मिना में मुंडवाया था, लेकिन ओले कराची में आकर पड़े। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न वालों ने बताया कि मेरी पोस्टिंग सुबह पंजाब के डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ के तौर पर कर दी गई है, इसलिए मैं फ़ौरन लाहौर हाजिर हो जाऊं। ये अजीब बेतुकी पोस्टिंग थी। सनत व हरफत का ना मुझे कुछ इल्म था और ना इस कारोबार से कोई दिलचस्पी थी। लाहौर पहुंचकर यही बात मैंने वज़ीर आला मलक फ़रोज़ ख़ान नून से कही और इस काम के लिए अपनी नामौजूनियत का खुल कर रोना रोया। लेकिन वो टस से मस ना हुए और कहने लगे, इस पोस्ट पर आने के लिए बहुत से लोग एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रहे हैं, लेकिन हमें ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो पैसे ना बनाए। मालूम नहीं चीफ़ मिनिस्टर की इस बात से मेरी सताइश मंजूर थी या मेरी आजमाइश, लेकिन हकीकत यह है कि उस ज़माने में पंजाब के डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ की पोस्ट सोने की कान समझी जाती थी। मेरे पेशरो मिस्टर B.A. कुरैशी बड़े काबिल और दयानतदार अफसर थे। उन्होंने साल हा साल की मेहनत से इस महकमे को नहायत आला खतूत पर मुनज़्ज़म किया था और अब वो इतने सीनियर हो गए थे कि तरक्की पाकर यहाँ से तब्दील हो रहे थे। सनत व हरफत के अलावा उन्हें अदब, फ़नून लतीफ़ा और इल्म आसार कदीमा से भी गहरी दिलचस्पी थी। चार्ट छोड़ने से पहले उन्होंने 2-2.5 माह मुझे अपने साया आतफत में रख कर महकमे के पेचो खम से आगाह किया और अमली ट्रेनिंग का यह वक्फ़ा मेरे लिए बड़ा मुफीद साबित हुआ। शेख मसूद सादिक वज़ीर सनत थे। ये अमृतसर के एक अमीर कबीर और मशहूर मुस्लिम लीगी घराने से ताल्लुक़ रखते थे और बड़े शरीफुन्नफ्स, सैर चशम और खुशबाश इंसान थे। अलबत्ता सियासत उनकी घुट्टी में पड़ी थी, इसलिए दफ्तरी बाज़ाब्तगियों को सियासी मसलहतों पर बेदरेख कुर्बान करना उनका बाएं हाथ का खेल था। ज़ाती लिहाज से वो बड़े साफ गो और दयानतदार थे। उस ज़माने में सियासी मसलहत दरअसल सियासी रिश्वत का दूसरा नाम था। एक रोज़ मैंने अखबार में ख़बर पढ़ी कि पंजाब की कबीना ने सूबे में बनास्पति घी की चंद नई फैक्ट्रियाँ कायम करने की मंजूरी दे दी है। मुझे इस मंसूबे का कोई इल्म न था और ना महकमा सनत के ज़रिए इस किस्म की कोई तजवीज़ ही कबीना में पेश की गई थी। इस खबर का शाया होना था कि हमारे दफ्तर में फैक्ट्री लगाने के ख्वाहिशमंदों की दरख्वास्तें धड़ाधड़ आना शुरू हो गईं। दरख्वास्तों के साथ साथ पैरवी करने वाले सफारशी हजरात का भी तांता बंध गया। मेरी समझ में न आता था कि मैं उन लोगों को क्या जवाब दूँ, क्योंकि मुझे अब तक इस फैसले के मुतल्लिक सरकारी तौर पर कोई इत्तला मौसूल न हुई थी और दूसरे लोगों की तरह मेरी मालूमात भी फ़क्त अखबारी ख़बर तक महदूद थीं। जब लोगों का दबाव बढ़ गया तो मैंने ये सूरत हाल वज़ीर सनत के गोश गुजार की और उनसे रहनुमाई का तलबगार हुआ। उन्होंने फरमाया, दरख्वास्तें दाखिल दफ्तर करते जाओ और जो लोग मिलने आए उन्हें खुश असलूबी से टालते जाओ। इस बात से मैंने अंदाज़ा लगाया कि अखबार में शायद गलत खबर शाया हो गई है, इसलिए मैंने तजवीज़ पेश की कि अगर इस खबर की तरदीद कर दी जाए तो हमारी जान बहुत से बखेड़ों से बच जाएगी। खबर सही है, शेख मसूद सादिक ने फरमाया। नई फैक्ट्रियां मंजूर हुई हैं और उन्हें मुस्तहिक पार्टियों में तकसीम भी कर दिया गया है। ये सुनकर मुझे बड़ी सिबकी महसूस हुई और सरकारी लिहाज से डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ की पोस्ट नहायत बेज़रूरत, फालतू और गैर मौसर नज़र आने लगी। मैंने वज़ीर साहिब से गिला किया कि अगर वो अपने डायरेक्टर को इस फैसले से कबल एतमाद में नहीं ले सकते थे तो कम से कम बाद में ही कुछ बता दिया होता। वज़ीर साहब ने जवाब दिया, ये फ़ैसला एक हंगामी ज़रूरत के तहत किया गया है। सियासत में ऐसा करना ही पड़ता है। इन मामलों में ज़्यादा हसास होने की ज़रूरत नहीं है।
बड़ी बड़ी सनतों के फैसले इसी तरह डायरेक्टर के इल्म और मशवरे के बगैर ऊपर ही ऊपर तय हो जाते हैं। इन फैसलों में किसी मरबूत तरक्याती प्लानिंग का अमल दखल बहुत कम होता था। इनका दारोमदार ज़्यादातर अनवाउ इक़साम की मसलहतों, खुशनुदियों और अनायत फरमाइयों पर हुआ करता था। जहाँ तक छोटी सनतों का ताल्लुक़ है, उस ज़माने में पंजाब में बिजली से चलने वाली खड्डियों, पावर लूम्स और आर्ट सिल्क की गर्म बाजारी थी। जिसे देखो उसके सर में पावर लूम का परमिट और आर्ट सिल्क यार्न का इंपोर्ट लाइसेंस हासिल करने का सौदा समाया हुआ था। अरबाब सनत और तजारत के अलावा असम्बलियों के मेंबर, सियासी पार्टियों के बासर कारकुन, वज़ीरों के हाशिया नशीन, कुछ बड़े अफसरों की बेगमात और जल्दी दौलत कमाने के दूसरे रसिया सिर्फ इसी लैलाए आरजू के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे। इसी धमा चौकड़ी में अगर कोई सबसे पीछे था तो वो बेचारा पशीतनी नूर बाफ था, जिसके अबाव अजदाद सदियों से खड्डियों की दस्तकारी के साथ वाबस्ता चले आ रहे थे। इंसाफ का तकाजा तो ये था कि सबसे पहले इन लोगों की ज़रूरियात को पूरा किया जाता और उसके बाद नए आने वालों की बारी आती। रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ मिलकर हमारे महकमे ने इस सिलसिले में थोड़ी बहुत कोशिश भी की, लेकिन नकार खाने में तोती की आवाज़ किसी ने ना सुनी। पावर लूम के परमिट मांगने वालों का ज़्यादा जोर 5-5 पावर लूम हासिल करने पर था। इसके साथ उन्हें काफ़ी मिकदार में आर्ट सिल्क यार्न का इंपोर्ट लाइसेंस मिल जाता था, जिसे ब्लैक मार्केट करके खातिर ख्वाह मुनाफा कमाया जा सकता था। कुछ लोग तो पावर लूम्स का परमिट भी 10 बदस्त ब्लैक मार्केट में बेच डालते थे। मदूदे चंद लोग जो अपने पावर लूम खुद चलाना चाहते थे, वो भी अपनी मशीनों की तादाद 5 से ज़्यादा ना बढ़ाते थे, क्योंकि इस तरह वो फैक्ट्री एक्ट की पाबंदियों से आज़ाद रहते थे। 2-2 पावर लूम मांगने वालों की तादाद भी बेशुमार थी। उनका मकसद भी परमिट हासिल करके उसे ब्लैक मार्केट में बेचना ही होता था। ऐसे बहुत कम लोग थे जो इन मशीनों को खुद चलाने का इरादा रखते थे। वज़ीर साहिबान जब दोनों से वापस आते तो उनके ज़िलों में परमिट लेने वालों का एक जमे गफ़ीर लाहौर पहुँच जाता था और वज़ीरों की सिफारिशात से मुज़य्यन दरख्वास्तें लेकर मेरे दफ्तर का घेराव कर लेता था। इस सारे अरसा में फ़कत एक परमिट ऐसा था जो मैंने इस किस्म की सिफारिश या दबाव के बगैर जारी किया था। एक रोज़ हमारे मुमताज़ अदीब और दानश्वर मिस्टर ए हमीद मुझे मिलने आए। वो उन दिनों बेकार थे और पावर लूम की करिश्मा साजी का चर्चा सुनकर उन्हें भी इसी लाइन में किस्मत आजमाई का ख्याल आया। मैंने बड़ी खामोशी से उन्हें चंद पावर लूमों का परमिट दे दिया। 2-2.5 माह बाद वो फिर मेरे दफ्तर में आए और बोले, इस कारोबार का जायज़ा लेने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये काम मेरे बस का रोग नहीं है। ये कहकर उन्होंने परमिट मुझे वापस कर दिया। उनकी दिलनशी तहरीरों की तरह इस साहिब तर्ज अदीब का किरदार भी इतना साफ़ और बेदाग था कि उसने अपने परमिट को ब्लैक मार्केट में बेचना भी गवारा न किया। पावर लूम और आर्ट सिल्क यार्न के अलावा मेरा बराह रास्त वास्ता गंदगी के एक और ढेर से भी था। इसका ताल्लुक़ तारकीन वतन की सनती इमलाक से था। आज़ादी के वक्त जो हिंदू और सिख भारत चले गए थे, वो सुबह पंजाब में बहुत सी फैक्ट्रियाँ, सिनेमा घर और दीगर सनती इदारे छोड़ गए थे। हुकूमत पाकिस्तान का फ़ैसला था कि इन फैक्ट्रियों और सनतों को किसी सूरत में भी बंद ना होने दिया जाए और इन्हें इन मुसलमान मुहाजिरीन को अलॉट कर दिया जाए जो इसी किस्म का कारोबार या जायदाद भारत में छोड़ आए हैं। इस मकसद के लिए एक बोर्ड कायम किया गया था और डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ की हैसियत से मैं भी इस बोर्ड का मेंबर था। बोर्ड कायम होते ही दरख्वास्तों का ऐसा सैलाब उमड़ आया कि अल अमान व अल हफीज़ जो क्लेम दाखिल हुए, उनसे तो यही जाहिर होता था कि अमृतसर से लेकर दिल्ली, लखनऊ और पटना तक जितने सनती इदारे और सिनेमा घर थे, वो ज़्यादातर मुसलमानों की ही मलकियत थे। इसमें शक नहीं कि कुछ मुतालबे ज़रूर जायज़ हकूक़ पर मुबनी होंगे, लेकिन बहुत से क्लेम सरेहन झूठ, फ़रेब और जालसाजी की पैदावार थे। जितना बड़ा आदमी होता था उतना ही बड़ा क्लेम होता था और इसकी तह में उतना ही बड़ा झूठ और फ़रेब का फरमार था। कुछ लोग बनफ़से नफीस भारत जाते थे और वहाँ पर मतरूका इमलाक के कस्टोडियन के दफ्तर में भी जालसाजी की फैक्ट्री खुली हुई थी। रिश्वत के रेट मुकर्रर थे और मुँह मांगी रिश्वत देकर हर किस्म की मलकियत की तस्दीक कराई जा सकती थी। इस सनती इमलाक की तकसीम ने हिर्सो हवा के जो दरवाज़े खोले, उसने हमारे माशरे में अखलाकी घुटन, सड़न, बदअतवारी, बददियानती, झूठ, फ़रेब और जालसाजी को बड़ा फ़रोग़ दिया। एक रोज़ मैं दफ्तर से घर वापस आया
तो बरामदे में एक साहब बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने अरबी लिबास पहना हुआ था और अतर की खुशबू में बसे हुए थे। उनकी बड़ी शानदार सियाह दाढ़ी थी, आंखों में सुरमा था और हाथ में सफ़ेद मनकों की तस्बीह खटाखट चल रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि वो अभी हाल ही में उम्रा करके आए हैं और कल रात दाता साहब के मज़ार पर मुराकबा कर रहे हैं। दाता साहब ने उन्हें हुक्म दिया है कि वो मेरी खिदमत में हाजिर होकर मुझे तोहफ़ा दें। ये कहकर उन्होंने मुझे एक जानमाज, एक तस्बीह, आब ज़मज़म की एक सर बमुहर कुप्पी और चंद खजूरों का तोहफ़ा दिया और साथ ही फरमाया, हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि मैं आपको अपने साथ लेकर उनके मज़ार पर हाज़िरी दूँ। आप वज़ू करके तैयार हो जाएं, मैं आपको लेने आया हूँ। ये नादर शाही हुक्म मुझे अजीब सा लगा। भला दाता साहब को क्या पड़ी है कि वो एक अजनबी को इस तरह मेरे पीछे भगाते फिरें। उनकी बातों का मुझे यकीन तो ना आया, लेकिन उनकी नूरानी वज़ाक़ता सामने साफ तौर पर इनकार करने की हिम्मत भी ना हुई। मैंने किसी और वक्त हाज़िरी का बहाना बनाया तो वो जलाल में आ गए और बुज़ुर्गों के अहकाम की नाफरमानी के संगीन नताइज से मुझे खूब डराया। उनकी चर्ब ज़ुबानी से मरूब होकर मैंने तौन और करहन उन्हें अपनी कार में बिठाया और दाता साहब पहुंच गया। दाता साहब पहुंचते ही 10-12 आदमियों ने हमें हाथों हाथ लिया। एक साहब ने सब्ज़ रंग की बरेक मलमल का दुपट्टा मेरे सर पर पगड़ी के तौर पर बांध दिया। कुछ लोगों ने मेरे गले में गेंदे के फूलों के हार डाले और फिर वो सब मुझे धकेल धकाल कर एक हुजरे में ले गए। हुजरे में बैठते ही नात ख़्वानी शुरू हो गई और फिर पुलाव, जर्दा, कोरमा, कुबाब, मुर्ग़ मुसल्लम और तरह तरह की नेमतों से भरी हुई काबों का तांता लग गया। मैंने किसी चीज़ को हाथ लगाने से साफ इनकार कर दिया। सब ने शोर मचाया कि दाता साहब का तबर्रुक है, उसे खाकर बरकत हासिल होती है। लेकिन मैं माफ़ी मांग कर उठने लगा तो अचानक अरबी लिबास वाले बुज़ुर्ग ने कागज़ों का एक पलंदा मेरे हवाले करके कहा, आप इसे घर जाकर पढ़ें। इसमें जो कुछ लिखा गया है वो हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह की हिदायत के आन मुताबिक है। इस पर अमल करने से आपको फलाह नसीब होगी। ये कागजात एक मतरूका सिनेमा हाउस की अलाटमेंट के मुतल्लिक थे। मैंने दफ्तर से मुतलका फ़ाइल निकलवा कर देखी तो ये अक़दा खुला कि अरबी लिबास वाले बुज़ुर्ग एक शहर के लोकल बशिंदे और पीर थे। वहाँ पर एक मुकामी सिनेमा उन्होंने जालसाजी से अपने नाम अलॉट करा रखा था। अब उन्होंने दरख्वास्त दे रखी थी कि ये अलॉटमेंट उनके नाम कन्फर्म कर दी जाए। मैंने दाता साहब वाले ढोंग का किस्सा बोर्ड के एक और मेंबर को सुनाया तो उन्होंने बताया कि यही हज़रत उनके पास कुछ और तरह का सामान लेकर तशरीफ़ लाए थे और गुस्से में आकर उन्होंने उन पर अपना कुत्ता छोड़ दिया था। मुझे इस बात का अफसोस रहा कि बोर्ड ने सिर्फ उनके सैनमे की अलॉटमेंट मनसूख की और उन पर जालसाजी का मुकदमा दायर ना किया। एक साहब ने अपनी दरख्वास्त में लिखा था कि वो जो जायदाद भारत छोड़ रहे हैं उनमें दिल्ली का लाल किला भी शामिल है। उन्हें उसकी कीमत और तारीख़ी अज़मत के मुताबिक मुआवजा दिया जाए। उनका दावा था कि उनका शुजरा नस्ब आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के साथ बराह रास्त मिलता है। एक सर्कस वाले ने अपने शेर का मुआवजा मांगा था जिसे वो भारत छोड़ आया था। बोर्ड के मेंबरों ने उसे बताया कि हम तो सिर्फ गैर मनकूला जायदाद का मुआवजा देते हैं। शेर तो चलता फिरता मुतहर्रिक दरिंदा है, इसका मुआवजा देना बोर्ड के इख्तियार में नहीं। सर्कस वाले ने बरजस्ता जवाब दिया, साहब शेर तो पिंजरे में बंद रहता है, पिंजरा तो गैर मनकूला है। एक साहब 5 तांगे भारत छोड़ आए थे और उनके एवज़ किसी फैक्ट्री के तलबगार थे। उनसे भी यही कहा गया कि तांगे गैर मनकूला जायदाद के शुमार में नहीं होते, इसलिए हमारा बोर्ड उनका मुआवजा देने का इख्तियार नहीं रखता। उस पर दरख्वास्त दहिंदा ने कहा, जनाब मेरे तांगे गैर मनकूला थे क्योंकि मैं उनमें घोड़े नहीं जोतता था। एक शख्स मोहम्मद दीन ने ज़िला लुधियाना के किसी गांव में आटा पीसने की मशीन लगाई हुई थी। उसने उसकी मालियत 2200 रुपये दर्ज की हुई थी। मशीन ख़रीदने की असल रसीद भी दरख्वास्त के साथ मुंसलिक थी। हमारा बोर्ड 5000 रुपये से ज़्यादा मालियत के असासों का फ़ैसला करता था। मैंने मोहम्मद दीन से कहा कि अगर उसने अपनी मशीन की कीमत 2200 की जगह 5000 रुपये दर्ज की होती तो बोर्ड इसे ज़रूर मुआवजा दे देता, क्योंकि उसके कागजात बड़े साफ़ और सच्चे हैं। उसने जवाब दिया, अच्छा मेरी किस्मत, कीमत ही 2200 रुपये है तो मैं 5000 कैसे लिख देता। मैंने कहा, तुमने ये मशीन 8 बरस पहले ख़रीदी थी, अब तो कीमतें बढ़ गई हैं, अब तो इसकी कीमत 5000 से ऊपर होगी।
محمد دین ہنسا: صاحب آپ بھی بڑے بھولے ہیں، پرانی ہو کر تو مشین کی قیمت گھٹتی ہے، بڑھا نہیں کرتی۔ محمد دین کو ہم کچھ نہ دے سکے، لیکن وہ ہمیں بہت کچھ دے گیا۔ صبح سے لے کر شام تک ہمارے بورڈ کو جھوٹ، فریب اور لالچ کے جس طوفان بے تمیزی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اس ماحول میں محمد دین جیسے انسان دیانت اور امانت اور پاکیزگی کے وہ ستون تھے جن کی برکت سے قومیں زندہ رہتی ہیں اور پروان چڑھتی ہیں۔ اسی زمانے میں حکومت پنجاب نے بورے والا میں ایک ٹیکسٹائل میل قائم کرنے کا ڈول بھی ڈال رکھا تھا۔ باقی بہت سے سرکاری منصوبوں کی طرح اس فیکٹری کی تعمیر میں بھی غیر معمولی تاخیر واقع ہو رہی تھی۔ مل کی تعمیر پر PWD کا جو عملہ مامور تھا، اس کا مستقل وبیلہ یہی رہتا تھا کہ رقم ختم ہو گئی ہے، مزید فنڈز فوراً فراہم کیے جائیں۔ ایک روز میں وزیر صنعت شیخ مسعود صادق کے ہمراہ بورے والا گیا۔ صورتحال کا معائنہ کرنے پر یہ منکشف ہوا کہ تخمینے سے کہیں زیادہ رقم خرچ ہو چکی ہے، لیکن کام ابھی تک جوں کا توں ادھورا پڑا ہے۔ PWD کے چند سینئر افسروں کو جمع کر کے وزیر صاحب نے ان کو خوب آڑے ہاتھوں لیا اور یہ دھمکی دی: تم لوگوں کا ہاضمہ بڑا تیز ہے، سارے کا سارا بجٹ ہضم کر بیٹھے اور کام ابھی پورا نہیں ہوا، اب مزید کچھ رقم نہیں آئے گی، 2 ماہ کے اندر اندر کام ختم نہ ہوا تو ہماری بجائے پولیس ہتھکڑیاں لے کر آئے گی۔ یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور خدا خدا کر کے فیکٹری کی تعمیر پایا تکمیل تک پہنچی۔ دور اندیشی سے کام لے کر صوبائی حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس ٹیکسٹائل مل کو چلانے کے لیے مناسب شرائط پر حبیب بینک کے حوالے کر دیا جائے، ورنہ فیکٹری کی کارگزاری بھی محکمانہ سرخ فیتے میں الجھ کر رہ جائے گی۔ اس سلسلے میں حبیب بینک کے جو نمائندے چند بار مجھے ملنے آئے، ان سے میں بہت متاثر ہوا۔ یہ جوان سال، خوش لباس اور خوش کلام نمائندے اپنے بینک کی نمائندگی نہایت رکھ رکھاؤ، خوش اخلاقی، خودداری اور صاف گوئی سے نبھاتے تھے۔ ان کا نام آغا حسن آبدی اور ابن حسن برنی تھا۔ متروکہ صنعتوں کی الاٹمنٹ حاصل کرنے والے جھوٹ، فریب، فراڈ اور ہرس کے مارے ہوئے ہجوم سے نپٹ کر جب ان 2 حضرات سے ملاقات ہوتی تھی تو اچانک یوں محسوس ہوتا تھا جیسے تازہ ہوا کا جھونکا آ جائے۔ بورے والا مل کے علاوہ کبھی کبھی ادب، آرٹ اور موسیقی پر بھی دلچسپ گفتگو ہو جاتی تھی۔ سرکاری یا غیر سرکاری سطح پر میں نے ان دونوں کے ساتھ کوئی خاص یا غیر معمولی سلوک نہیں کیا، لیکن یہ ان کے حسن اخلاق کی دلیل ہے کہ اس زمانے سے لے کر آج تک انہوں نے میرے ساتھ انتہائی باخلوص، بے لوث، بے ریا اور بے غرض دوستی کا رشتہ نبھایا ہے۔ بنکاری کی دنیا میں آج آغا حسن آبدی کا نام سارے جہان میں نہایت آب و تاب سے گونج رہا ہے۔ حبیب بینک لاہور کی برانچ سے اٹھ کر انہوں نے بنکاری کی عالمگیر برادری میں جو مقام پیدا کیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ لیکن یہ حیرت ناک کامیابی ان کی خوش اخلاقی، خوش کلامی اور انسان دوستی پر ذرا بھی اثر انداز نہیں ہوئی۔ اپنے جیٹ ہوائی جہاز میں بیٹھ کر دنیا بھر میں مشین کی طرح کام کرتے ہوئے بھی اگر کہیں ان کا پرانا دوست، یار، رفیق کار نظر آ جائے تو اس کے ساتھ خلوص اور اتفاق سے ملنے میں ہمیشہ پہل کرتے ہیں۔ ان کی شدید مصروفیت کا یہ عالم ہے کہ بسا اوقات وہ ایک ملک میں چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں ٹھہر پاتے، لیکن کوئی دوست مل کر گھنٹوں بیٹھا رہے تو نہ تو وہ کسی بے چینی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور نہ بار بار اپنی گھڑی کی جانب ہی نگاہ ڈالتے ہیں۔ حبیب بینک میں تقریباً 12 سال گزارنے کے بعد انہوں نے یونائٹڈ بینک لمیٹڈ کی بنیاد ڈالی، جس نے پاکستان میں بینکاری کو ایک نئی روش اور ایک نئے معیار سے روشناس کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے نیشنل بینک کے بعد ہمارے وطن کا یہ دوسرا سب سے بڑا بینک مان لیا گیا، جس کی پاکستان میں 912 اور بیرون ملک 24 برانچیں کھل گئیں۔ اندرونی برانچوں میں 224 شاخیں مشرقی پاکستان میں قائم تھیں۔ UBL نے بین الاقوامی سطح پر اپنا خاص رنگ جمایا اور خلیج کی امارات سمیت مشرق وسطیٰ میں تیل کی دولت اگلنے والے ممالک کے ساتھ گہرے اور مضبوط رشتے استوار کیے۔ بھٹو صاحب کی حکومت میں جب UBL کو میا لیا گیا تو آغا صاحب نے بھی اپنی مالیاتی مہارت کا رخ مغرب کی جانب موڑ دیا۔ مغربی دنیا میں آغا حسن آبدی کی کامیابیوں اور کامرانیوں کی حقیقت ایک افسانے سے بھی زیادہ عجیب اور حیران کن ہے۔ انہوں نے بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس انٹرنیشنل کے نام سے ایک بین الاقوامی ادارہ قائم کیا، جس کے صدر نشین وہ خود ہیں۔ یہ بینک ایک واحد اور مکمل بالذات ادارہ نہیں، بلکہ اپنے ساتھ ملحق ایک وسیع اور متنوع مالیاتی فنون کے اداروں کے مجموعے کا مرکز ہے۔ تھرڈ ورلڈ فاؤنڈیشن بھی اس مجموعے کا ایک اہم حصہ ہے۔ BCC&I کی دنیا بھر کے 70 ممالک میں 350 سے زائد شاخیں کام کر رہی ہیں۔ اس کا ہیڈ کوارٹر نمبر
100 لیڈن ہال اسٹریٹ لندن میں ہے۔ اسی گلی میں ذرا سے فاصلے پر وہ مقام ہے جہاں پر 31 دسمبر 1600 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد ڈالی گئی تھی، جس نے رفتہ رفتہ برطانیہ کی ایسی شانشاہی کی داغ بیل ڈالی جس کی قلم رو پر سورج کبھی غروب نہ ہوتا تھا۔ اکتوبر 1981 میں لندن میں وہاں کے ایک مشہور رسالے نیو اسٹیٹس مین کا ایک شمارہ میری نظر سے گزرا۔ اس کے سرورق پر آغا حسن آبدی کے بڑے سائز کی رنگین تصویر تھی جس کے نیچے درج تھا، ہائی اسٹریٹ کا بینکر جو حکومتیں خرید لیتا ہے، دا ہائی اسٹریٹ بینکر ہو بائز گورنمنٹس۔ رسالے کے اندر BCCI کے حوالے سے آغا صاحب کے بارے میں 4 صفحات کا طویل مضمون بھی درج تھا۔ مضمون کا فقرہ حسد، رقابت، خوف اور نفرت کی بھٹی میں بجھا ہوا تھا، جس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ صاحب مضمون کے مطابق BCC&I ایک ایسا بینک تھا جو خطرناک تیز رفتاری سے دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل رہا تھا۔ اس مضمون کے مطابق جنوبی امریکہ، لاطینی امریکہ، افریقہ، ایشیا، مشرق وسطیٰ اور یورپ کے اہم کاروباری مراکز میں پہنچ جمانے کے علاوہ انگلستان میں بھی اس کی 50 سے اوپر برانچیں قائم ہو چکی تھیں۔ ترقی اور وسعت کی یہ تیز رفتاری انگلستان کے اونگتے ہوئے سست رو، سرد مہر، بے حس اور سرخ فیتوں میں جکڑے ہوئے غیر مثالی بینکوں کے لیے ایک زبردست خطرے کا نشان بن گئی تھی۔ ایک طرح سے ایک پاکستانی اس بینک کو قائم کر کے برطانوی سامراج کی 1.5-2 صدی کا قرضہ کم از کم اقتصادی شعبے میں بڑی کامیابی سے چکا رہا تھا۔ اس تنقیدی اور تنقیسی مضمون کے مطابق BCC&I کی مثال ترقی اور تعمیر کا راز اس کے پریزیڈنٹ آغا حسن آبدی کی مالیاتی اور اقتصادی مہارت میں نہیں بلکہ ان کی سیاسی شعبدہ بازی میں مضمر تھا۔ اس سیاسی مہارت سے کام لے کر وہ بہت سے ملکوں کے سربراہوں اور حکومتوں کو اپنی مٹھی میں رکھتے تھے اور ان کی سرپرستی سے فائدہ اٹھا کر اپنے بینک کو ترقی دیتے تھے۔ یہ مضمون پڑھ کر مجھے یہ کلید لگ گئی کہ میں آغا صاحب سے مل کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں کہ ان کی ترقی کا اصلی راز کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے خلاف حسد اور بغض کے اتنے بڑے بدنام کن شعلے بھڑک اٹھے ہیں۔ کچھ عرصے بعد لیڈن ہال اسٹریٹ والے ہیڈ کوارٹر میں مجھے یہ موقع مل گیا۔ بینک کی ایک 5-6 گھنٹے کی طویل میٹنگ سے فارغ ہو کر جب وہ مجھے ملے تو حشاش بشاش تھے۔ ہماری ملاقات تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ اپنے کام کے حوالے سے انہوں نے کوئی بلند بانگ دعوے کیے بغیر اپنے طریقہ کار پر بڑی فصاحت اور انکساری سے جو روشنی ڈالی، میرے لیے وہ کاروباری دنیا میں ایک نئے اور اچھوتے انداز کا فلسفہ تھا۔ ان کی گفتگو سے میں نے جو تاثر لیا وہ کچھ یوں تھا: بینک ہو یا فیکٹری، کاروباری ادارے ہوں یا کمپنیاں، ان میں سرمایہ کاری کا بنیادی مقصد منافع کمانا ہوتا ہے۔ منافع کی کمی بیشی اس ادارے کی کامیابی یا ناکامی کا واحد پیمانہ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ پیمانہ صحیح نہیں۔ کامیابی کا اصلی راز اس امر کے ساتھ وابستہ ہے کہ ادارے کے انتظامی اور انصرامی امور کے افراد، مینجمنٹ، مادی سرمایہ میں اخلاقی سرمایہ کس تناسب سے ملاتے ہیں۔ اگر یہ تناسب صحیح ہو تو انصرام میں مادی اور اخلاقی اقدار کا امتزاج ایک سچی کامیابی کو جنم دیتا ہے۔ مینیجر کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی نفسیات میں پوری طرح گھل مل جائے یا ان کی نفسیات کو خود اپنی ذات کے ساتھ ہم آہنگ کر لے۔ اس عمل سے مینیجر اور اس کے رفقا الگ الگ فرد نہیں رہتے بلکہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ ایک ادارہ بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے انصرامی انتظامیہ کا بالادست گورننگ بورڈ صرف بورڈ روم کی 4 دیواری میں مقید نہیں رہتا بلکہ سارے کا سارا بورڈ ہر سطح پر ایک فعال کارکن کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس عمل سے اختیارات کی مرکزیت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہر سطح پر اختیارات کا خود اپنا مرکز بن جاتی ہے۔ اس بندوبست کی کامیابی کا گر لامرکزیت ہے۔ مینیجر میں محض فہم ہی نہیں بلکہ فراست کا بھی موجود ہونا لازمی ہے۔ اگر اس کی فراست حالیہ ماحول اور مقصدیت کے محدود دائرے سے نکل کر آگے پھیل جائے تو مستقبل کے امکانات کے علاوہ زندگی کا اعلیٰ مقصد بھی اس پر عیاں ہونے لگتا ہے۔ اس سے محدود مقصد اور لامحدود امکانات میں حقیقت پسندانہ توازن بھی قائم ہو کر برقرار رہتا ہے۔ وہ مینیجر ناکام ہے جو اپنے سے بہتر اپنا جانشین تیار نہیں کرتا۔ صرف مالی منافع کمانا کافی نہیں، اس کے ساتھ روحانی منافع کمانا بھی ضروری ہے۔ روحانی منافع صرف اس صورت میں وجود میں آتا ہے جب ہم سچائی سے یہ کہہ سکیں کہ ہم نے اپنی جانب سے دیا تو زیادہ ہے اور دوسروں سے حاصل کم کیا ہے۔ روحانی منافع عجز اور انکساری کو فروغ دیتا ہے اور دل میں دوسروں کو دینے کی امنگ ابھارتا ہے۔ دینا ذات الہی کی صفت ہے۔ اس صفت کو اپنانے سے قلب، ضمیر اور روح میں ایک عجیب سا نور جگمگانے لگتا ہے۔ دوسروں کو دینے کا راستہ کشادہ کرنے کی ذمہ داری BCCI فاؤنڈیشن کے دائرہ کار میں شامل ہے۔
फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम अनवाع इक़साम के फलाही इदारे चल रहे हैं। कहीं पर हस्पताल, कहीं महरूम और नादार बच्चों के लिए आला स्कूल, कहीं ऐसी कमेटियाँ जो बीमार या मजूर या मरहूम अदीबों, फ़नकारों और खेल के मैदान में नाम पैदा करने वाले खिलाड़ियों के ख़ानदानों या पसमानदगान के लिए तरह तरह की माली इमदाद फराहम करती हैं। जिस मुल्क में बैंक की ब्रांच जिस कदर मुनाफा कमाती है, उसका एक मुकर्ररा हिस्सा इसी मुल्क के इसी तरह के फलाही इदारों पर ज़रूर सर्फ किया जाता है। इसके अलावा बैंक के 11,000 मुलाजमीन को हर बरस पूरे साल की तनख्वाह की 2.5 से 3.5% तक इजाफी रकम भी इस शर्त पर अदा की जाती है कि वो उसे अपनी ज़ात पर ख़र्च नहीं करेंगे बल्कि दूसरों के काम में लाएंगे। कोई मुलाजिम उसको किस हद तक पूरा करता है, उसके बारे में कुछ पूछगछ नहीं की जाती। ये मामला हर शख्स के अपने ज़मीर और एतमाद पर छोड़ दिया जाता है ताकि बैंक के दूसरे मुलाजमीन को देने की आदत डालने की तरगीब दी जाए। जिस वक्त यह तवील मुलाकात ख़त्म हुई तो शाम के 6:30 बज चुके थे। बैंक की 10-11 मंजिला इमारत सन्नाटे में डूबी हुई थी। सब लोग घर जा चुके थे। आगा हसन आबदी के अमले का सिर्फ एक अफसर मौजूद था। आगा साहब मुझे लिफ्ट तक छोड़ने आए और अपने अफसर को मेरे साथ नीचे भेजा कि वो मुझे बैंक की कार में बिठाकर मेरी क़यामगाह तक पहुंचाने का बंदोबस्त कर रहा है। मेरी क़यामगाह वहाँ से 20-25 मील के फासले पर थी। सड़कों पर लंदन की शाम का ट्रैफिक सैलाब की तरह उमड़ा हुआ था और मैं कार में बैठा ये सोच रहा था कि आगा हसन आबदी सरमायादारों के झुरमुट में दरवेशी की तालीम दे रहे हैं या दरवेशों की मुंडली में सरमायादारी का बीज बो रहे हैं। आगा साहिब के एक हमदम दरीना इब्न हसन बरनी के साथ मेरी 20-22 बरस पुरानी दोस्ती है। पहले वो हबीब बैंक में मुलाजिम थे। बूरे वाला टेक्सटाइल मिल हबीब बैंक के पास आई तो उसके जनरल मैनेजर मुकर्रर हुए। यूनाइटेड बैंक की बुनियाद पड़ी तो आगा साहिब उन्हें अपने साथ UBL ले गए। आजकल BCC&I के लंदन हेडक्वार्टर में एक अहम आसामी पर तैनात हैं। बरनी साहिब महज बैंकिंग के तजर्बाकार माहिर ही नहीं बल्कि एक नहायत आला और शाइस्ता अदबी ज़ौक़ के मालिक भी हैं जो उनको विरसा में मिला है। उनके वालिद मरहूम सैयद हसन बरनी साहिब एक कामयाब वकील होने के अलावा एक साहिब तर्ज़ अदीब भी थे। अपने ज़माने के अखबारात और रसाइल में इल्मी, अदबी, तारीख़ी और तमदनी मौज़ूआत पर उनके मज़ामीन कसरत से छपते रहते थे। इन मज़ामीन की दिलचस्पी और अफादियत के पेश नज़र अंजुमन तरक्की उर्दू ने काफ़ी मेहनत और रिसर्च से उनका खोज लगाकर उन्हें 2 जिल्दों में मुरतब किया। पहली जिल्द मकालाते बरनी के उन्वान से अंजुमन के तहत शाया हो चुकी है। दूसरी जिल्द की तकमील पर भी काम हो रहा है। ये मज़ामीन उर्दू ज़ुबान के ख़ास दौर के असलूब बयां और माजी और हाल की सियासत, सकाफ़त और शराफत कार दिलचस्प तकाबली मुरक्का हैं। मशहूर ज़माना कादियानी मज़हब नामी किताब के मुसन्निफ़ इलियास बरनी भी बरनी साहिब के नहायत करीबी अजीज़ थे। इस इल्मी और अदबी माहौल में आँख खोल कर इब्न हसन बरनी ने भी तालिब इल्मी के ज़माने में लिखने लिखाने का शौक़ किसी हद तक निभाहा, लेकिन कारकुनाने क़ज़ा व क़दर ने उनका नाम बैंकिंग के खाते में डाल रखा था। जब नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान मुत्तहिदा हिंदुस्तान की अबूरी हुकूमत में वज़ीर ख़ज़ाना थे तो उन्होंने बरनी साहिब को मशवरा दिया कि हबीब बैंक पढ़े लिखे मुसलमान नौजवानों को पाकिस्तान में बंकारी का निज़ाम संभालने की तरबियत दे रहा है। उन्होंने ये मशवरा बसर चश्म कबूल कर लिया और बम्बई जाकर हबीब बैंक में भर्ती हो गए। लेकिन 35-36 बरस की इंतहाई मसरूफ़ और कामयाब बैंकर की ज़िंदगी ने इनके इल्मी और अदबी ज़ौक़ पर कोई जंग नहीं लगने दिया। वो अब भी नहायत शगुफ्ता नसर और अच्छी नज़में लिखने की उम्दा सलाहियत रखते हैं। इब्न इंशा की पहली बरसी पर लंदन के जंग एडिशन में फिर तेरा वक्त सफ़र याद आया के उन्वान से उनका जो मज़मून शाया हुआ था वह आसानी से फरामोश होने वाली तहरीर नहीं। एक रोज़ उन्होंने लंदन में अपनी ब्यास के कुछ हिस्से मुझे तख्लिया में सुनाए थे। उनमें बयान का निखार और ख़यालात की पुख्तगी और गहराई थी। मैंने बहुत ज़ोर दिया कि उनकी ब्यास के कुछ हिस्से ज़रूर शाया होने चाहिए, लेकिन वो ना माने। खुदा करे किसी रोज़ मान जाए। बरनी साहिब पाबंदे सोमो सलात ही नहीं बल्कि अपने दफ्तर की गो नागो मसरूफियात में भी चुपके से उठकर किसी खामोश कोने में जाकर नमाज अदा कर आते थे। हज का फरीज़ा अदा करने के अलावा उम्रे की सादत भी कई बार हासिल कर चुके हैं। लंदन और दूसरे मगरबी ममालिक में भी हलाल या गैर हलाल गोश्त की तमीज़ रवा रखते हैं। उनके हाथों परवान चढ़ने वाले मंसूबों के तुफ़ैल बेशुमार नादार मरीज़ शफायाब हो रहे हैं। बहुत से सोगवार ख़ानदान सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यतीम बच्चों की तालीम जारी रखने के बंदोबस्त हो रहे हैं और यतीम बच्चियों की शादी के अखराजात में फ़ियाज़ी से हिस्सा लिया जा रहा है और बेशुमार बेवाओं के माहाना गुजारा अलाउंस भी मुकर्रर हैं।
اس وسیع پیمانے پر ایسے فلاحی اور امدادی اقدامات کی کوئی تشہیر نہیں کی جاتی۔ ان کی بیاض کی طرح ان کی انتظامی اور فلاحی کارگزاریاں بھی صیغہ راز ہی میں رہتی ہیں، لیکن خدائے رحیم و کریم اور خالق علیم و بصیر سے یہ کار خیر کس طرح چھپا رہ سکتا ہے؟ پنجاب کے ڈائریکٹر آف انڈسٹریز کی حیثیت سے اے حمید، آٹا پیسنے کی چکی والا محمد دین، آغا حسن آبدی اور ابن حسن برنی کے ساتھ میری ملاقات اس زمانے کی خوشگوار یادیں ہیں۔ باقی متروکہ صنعتوں کی الاٹمنٹوں کا سارا کام ایک متعفن دلدل کی ناگوار سرانڈ کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔